एंड बी एस। दैट इज द रीजन कि मैंने इनको एक साथ लिखा था, बिकॉज मुझे पता था कि इनको मैंने ड्रॉप करना है आखिर में जाके, ठीक है। और इसे आप करेंगे ओके, ओके किया, दिस सिग्निफिकेंट 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 सिग्निफिकेंट। So out of these 5 variable we have got 1 2 3 4 variable significant, so it is good model as far as the multicollinearity is concerned, but it is not a good model. Why? Because still we have to check 3 conditions. कौन सी? hetero, auto, misspecification. We have to check that. After checking those assumption, then we will give a verdict that this is the final model. ठीक है, तो ये है जी आपकी मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है। तो अब जरा देखें, अब आप यहां पर अगर आप जाएंगे व्यू में जाएं, कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, तो व्हेन दोज वेरिएबल आर नॉट इन द मॉडल तो मल्टीकोलिनियरिटी भी यहां पे नहीं हो। तो आप देख लें ये तमाम वैल्यूज जो हैं वो सही हो, जाहिर सी बात है वो निकल गई हैं। व्हेन यू हैव ड्रॉन आउट द वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल तो मल्टीकोलिनियरिटी कैसे आ सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीकोलिनियरिटी। ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से बात करते हैं। 15. Now you will go to the view. After that you will go to the stability residual diagnostic. Same view, residual diagnostic. From residual diagnostic, in last test we opted heteroscedastic test. Yes. Now we are going for the serial correlation LM test. Okay. Serial correlation LM test. ये है जी आपका हेटरोस्केस्टी से ऊपर है। ओके, क्लिक हियर। नाउ सॉफ्टवेयर विल आस्क दैट हाउ मच लैग्स शुड बी इंक्लूडेड, कि हाउ मच डेज यू आर गोइंग और यू डिजायर टू गो बैक, कितना दिन आप पीछे जाना चाहते हैं। तो नॉर्मली होता ये है 2 and more than 2 days अगर आप पीछे जाएं, 2 or more than 2 days, that are more than enough. The effect will come if it has to be come. अगर इसको आना हुआ तो ये आ जाएगा, 2 या 3 दिन से आप करेंगे ना तो यार, यानी कि if you will go back to the 2 days, 2 months, 2 week, 2 semi-annual, 2 quarter, it depends on the data frequency कि आपने डाटा कौन सा लिया हुआ है, ठीक है। तो 2 दिन पीछे जाए, 2 हफ्ते पीछे जाए, 2 महीने पीछे जाए, 2 साल पीछे जाए, तो ये नॉर्मली इफेक्ट आपका आ जाता होता है। 2 पे बेंचमार्क पॉइंट आप इसको सेट कर लें। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है 2, तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने 2 आपको बताया हुआ है, इट इज 2, इट इज 2। आप कहते हैं नहीं, आई वॉन्ट टू गो 3 days बैक, मैं 3 दिन पीछे जाना चाहता हूं। आप यहां पे क्या करेंगे? बैक स्पेस करके 3 कर दें, 4 days 4 कर दें, 6 days 6 कर देंगे, बट इतना ज्यादा दूर जाना जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट एफिशिएंसी की थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड इफ देयर इज एनी चेंज अकरिंग इन द स्टॉक प्राइसेस दैट विल बी मतलब कि ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक प्राइसेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 1 या 2 दिन भी अगर पीछे चले जाए ना या आगे चले जाएं, तो मार्केट एफिशिएंसी वाले की कंपोनेंट या उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट विल बी रिफ्लेक्टेड। इसको मौत पड़ गई है। आई एम ओके विद दैट। ओके करें जी इसको, ओके किया, एन इक्वेशन विल रन, अ मॉडल विल कम, एक मॉडल आ गया जी। नाउ यू विल click this value, check this value, probability chi-square, the same value that we have checked in the hetero as well. Yes. Answer is significant. If it is significant, then it means that autocorrelation exists. ठीक है जी, autocorrelation exists. And if it is insignificant, तो autocorrelation exist नहीं करती, does not exist. ठीक है जी, तो ये है जी आपका autocorrelation. अब autocorrelation अगर exist करती है, then we must go for the solution as well. यही बात है। आपने क्या था, हमने किधर से चेक करना है इसको? कौन सा प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, so that value significant है, ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट। आई हैव इंक्लूडेड 2 lags, इसका मतलब है कि ये ut -1 ut -2 हुआ है, t -1 और t -2 हुआ है, रेसिडुअल -1 रेसिडुअल -2। व्हाई इट इज रेसिडुअल? बिकॉज इन फाइनेंस ऑल ऑफ द डिस्कशन इज अबाउट द एरर टर्म। तो ये रेसिडुअल क्या है? ये एरर टर्म ही है, ये म्यू t -1 है और म्यू t -2 है, ठीक है। तो इसीलिए रेसिडुअल लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सारी डिस्कशन एरर है। कहा था ना कि
प्रेजेंस ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन लैग्ड एरर टर्म। तो दैट इज द रीजन कि यहां पर रेसिडुअल लिखा हुआ है। देखें पहले लैग के ऊपर आंसर इज सिग्निफिकेंट, देख रहे हैं पहले लैग के ऊपर आंसर इज सिग्निफिकेंट। फ्रॉम दिस टेबल when it is becoming insignificant, it is becoming insignificant on the second lag. It is becoming insignificant on the second lag. It means that if I will include one autoregressive term in the model, अगर मैं इस मॉडल में एक AR टर्म डाल दूं, जो कि इसका सोल्यूशन भी था, कि मैंने सोल्यूशन में क्या लिखवाया था आपको कि I have written मतलब कि in the solution I have told in the solution to you guys that you must make your model as an autoregressive model instead of the static model. ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो जब आप अपने मॉडल को, अभी ये मॉडल स्टैटिक है, इसको ऑटो रिग्रेसिव, व्हेन यू विल मेक दिस मॉडल ऑटो रिग्रेसिव दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। अब ऑटो रिग्रेसिव बनाने के लिए यू हैव टू इंक्लूड AR टर्म इन द इक्वेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द डायनामिक मॉडल फ्रॉम द स्टैटिक मॉडल। यू हैव टू इंक्लूड द AR टर्म इन द इक्वेशन। तो वो कितनी टर्म, हाउ मच टर्म शुड वी इंक्लूड, तो वो कितनी इंक्लूड करनी चाहिए जहां पर ये रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हो रहा है ना, उससे एक स्टेप प्रीवियस। तो ऑन विच पॉइंट दिस रिजल्ट इज बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट, रेसिडुअल -2 पे हो रहा है, yes. तो एक स्टेप पीछे क्या होगा, 1 होगा, तो कितनी टर्म डलेंगी, 1 टर्म डलेगी। देखें यहां पर इसका रिजल्ट AR1 पे सिग्निफिकेंट है, AR1 पे इसका क्या, सॉरी रेसिडुअल -1 पे सिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट कब हो रहा है, 0.487, नाउ इट इज बिकमिंग इनसिग्निफिकेंट। इट मींस दैट कि इफ यू विल गो 2 day back, then it means that on the second day the result will become insignificant. So if it is becoming insignificant on the second day, तो जो आपके पास डे अवेलेबल है उतनी तो एरर टर्म डरनी, उतनी तो ऑटो रिग्रेसिव टर्म डरनी है, और वो कितनी है, वो 1 डे। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि इफ 1 day previous result is significant, then you will add 1 AR term in the equation. If this result is again significant, then you will include 2 AR term in the model. और थर्ड में अगर डाली हुई है वो अगर इनसिग्निफिकेंट हो गया तो फिर 2 ही डलेगी, और अगर थर्ड भी सिग्निफिकेंट है देन 3, और अगर 4 भी सिग्निफिकेंट है देन 4, और अगर 5 भी सिग्निफिकेंट है देन 5, और अगर 6 इनसिग्निफिकेंट हो गया 5। 1 बिफोर इनसिग्निफिकेंट, 1 बिफोर इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पर इनसिग्निफिकेंट किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो कितनी टर्म्स, 1 टर्म्स। तो हाउ टू ऐड दैट ऑटो रिग्रेसिव टर्म इन द मॉडल, you will go to the estimate. Now I have to go there. Estimate. This is the equation. Space AR1. AR1. Bas. Auto regressive. This is the predefined variable in the software. Auto regressive. ठीक है, the software will automatically identify that you are going to make this. Now this AR term has become significant. देख रहे हैं? Yes. This AR term has become significant. Yes. So it means that data में heteroscedasticity का problem नहीं है. If this AR term is significant, it means that heteroscedasticity has been removed. ठीक है, ये तो यहां से पता चल गया। आप कहते हैं कि सर जो आप गए थे, व्यू में गए थे, सीरियल कोरिलेशन में गए थे, वहां पर आपने 2 लैग्स इंक्लूड किए थे, जरा मुझे उधर से भी जाकर दिखाएं ना जरा, क्या वो जो यहां पर रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ रहा था, क्या वो इनसिग्निफिकेंट हो गया होगा, क्या उसको हो जाना चाहिए, यस दैट शुड बी नाउ इनसिग्निफिकेंट। अगर वो इनसिग्निफिकेंट होगा तो ये रिजल्ट सही है, अदरवाइज ये रिजल्ट सही नहीं है। तो अब जरा जाते हैं और दोबारा से वहां से चेक करते हैं, जाकर देखें, व्यू में जाएंगे, सीरियल कोरिलेशन में जाएंगे, और ये 2 लैग्स इंक्लूड करेंगे, इसको ओके करेंगे। हाँ जी, ये रिजल्ट क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया। ये दोनों रिजल्ट क्या हो गए, इनसिग्निफिकेंट हो गए, इनसिग्निफिकेंट। इट मींस दैट ऑटो कोरिलेशन प्रॉब्लम हैज बीन रिजॉल्व्ड। कर दिया, ओके किया, डर्बन वाटसन देखिए कितना आ रहा है, 0.9596। इट शुड बी बिटवीन 1.7 एंड 2.3। इसका मतलब है यहां से भी ये डिटेक्ट हो रहा है कि ऑटो कोरिलेशन इसमें है। आपने कोई टेस्ट रन नहीं किया, यू डिडंट रन द एनी टेस्ट, ना आपने लैग्स इंक्लूड किए, ना वी हैव गॉन टू द सीरियल कोरिलेशन एलएम टेस्ट। डर्बन वाटसन इटसेल्फ टेलिंग कि देयर इज सम प्रॉब्लम, बिकॉज़ डर्बन वाटसन स्टैट्स
इज डायरेक्ट टेस्ट ऑफ द ऑटो कोरिलेशन डिटेक्शन। तो ये खुद बता रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलो अब हम इसको मजीद वेरीफाई करते हैं। तो कैसे वेरीफाई किया? व्यू में गए, सीरियल कोरिलेशन, 2 लैग इंक्लूड किए, जी बिल्कुल डबल मार्क्स सही बता रहा था। ये देखिए इधर भी सिग्निफिकेंट आ रहा है, इधर भी इनसिग्निफिकेंट कहां हो रहा है? दूसरे लैग के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब है कि एक AR टर्म तो डलनी है, ठीक है। यानी कि जितनी यहां पर रेजिडुअल की टर्म सिग्निफिकेंट आ रही है ना, उतनी टर्म डलेंगी। यानी कि if there are one residual term is significant, then there would be one AR term in the model. If there are 4 significant terms of the residual minus 1, 2, 3, 4, then there would be 4 AR term in the equation. तो इसका मतलब है कि यहां से भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, यहां से भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ठीक है जी। सर ये लेग 3 करके या 4 करके देख लेते हैं। ये ले, सॉरी, यहां पर आप आएंगे, व्यू में जाएंगे, ये यहां पर चले फोल्ड करते हैं, ओके करें। हाँ जी, आंसर इज सिग्निफिकेंट। कहां पर इनसिग्निफिकेंट हो रहा है? ये देखिए यहां से इनसिग्निफिकेंट होना शुरू हो गया है। तो हाउ मच एरर टर्म? 1, 2 से ऑनवर्ड, 2 एंड ऑनवर्ड इनसिग्निफिकेंट हो गया। इसका मतलब है कि वो जो 2 लैग की सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कंडीशन दैट इज बीन टेलिंग टू यू दैट वाज करेक्ट, उसके अंदर कोई भी चीज चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आप इसमें मैंने 9 डाल देता हूं, ये लें जी 9 डालते हैं जी इसके अंदर, सॉरी इसमें मैं 15 डाल देता हूं, ओके करें। हाँ जी, फिर भी एट्रोस्केप्स दिए, ये देख रहे हैं, ये देखें अब ये है, और इसके बाद सारी सिग्निफिकेंट 15 में जाकर जो है ना एक वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रही है। इसका मतलब है कि ये ज्यादा पैटर्न जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो कितनी टर्म डलनी चाहिए? 1 डलनी। तो ये इतने ज्यादा लैग पे जाना भी अच्छा नहीं होता। 2 to 3 लैग्स आर मोर देन 2 लैग्स आर मोर देन इनफ। आप देखें जी, इसको जरा ठीक कर लेते हैं। तो यहां पर आपने देखें, जैसे ही आपने AR टर्म डाली, ओके किया, व्हाट अबाउट द डबल वाटसन? हो गया जी 1.96 नियरली इक्वल टू 2, एंड दिस इज द बेस्ट डबल वाटसन। 2 होना, 2.1 होना बेस्ट डबल वाटसन है, ठीक है। 1.7 जरा वीक डबल वाटसन है, 2.3 स्ट्रॉन्ग डर्बन वाटसन, हाई डर्बन वाटसन, 2 और 2.1 इज द बेस्ट डर्बन वाटसन, मॉडरेट डर्बन वाटसन, ठीक है। तो इसने भी बता दिया कि ये डर्बन वाटसन स्टैंडर्ड ने बता दिया, क्योंकि AR टर्म डली हुई है, मॉडल ऑटो रिग्रेसिव बना हुआ है, डर्बन वाटसन ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी वो जरूर आएगा। तो दिस इज द बेसिकली द फाइनल मॉडल दैट यू विल इंटरप्रेट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है। मैंने इस मॉडल को जब रन किया था शुरू में, तो वो मेरा मॉडल क्या था, यहाँ BSP था और यहाँ SP था। एंटर किया, ओके करें। इसका जरा R स्क्वायर नोट करें कितना आ रहा है। ये देख रहे हैं यार, डर्बन वाटसन का ही प्रॉब्लम है, R स्क्वायर का ही प्रॉब्लम आ रहा है। R स्क्वायर कहते हैं यार 5, यू हैव टेकन 7 वेरिएबल एंड दिस R स्क्वायर इज वेरी मच लो R स्क्वायर, हाउ इट इज पॉसिबल यार, ठीक है। तो उसमें आप अल्लियां बल्लियां मार सकते हैं कि सर डाटा ये था, सर वो था, सर हमने टाइम फ्रेम कम लिया, लेकिन ये R स्क्वायर यहाँ पे नोट करें कितना आ रहा है 19.10, ठीक है। अब जरा इस मॉडल को जरा ठीक करते हैं। मल्टीक्लिनियरिटी के लिए ये निकाले दोनों, हेटेरो तो थी कोई नहीं, हेटेरो को छोड़ दें। ऑटो कोरिलेशन के लिए वी हैव इंक्लूडेड AR1, ओके करें, चेक करें R स्क्वायर, देख रहे हैं 42.27 कितना बढ़ गया है यहाँ से। सो दिस इज द रीजन कि इकोनोमेट्रिक टेस्ट शुड बी गिवन द प्रायोरिटी इन द टाइम सीरीज डाटा। That lowest R square was due to the econometric problem that were existing in the model, जिसमें आपका मल्टी थी और जिसमें आपका ऑटो था, हेट्रो नहीं थी। तो ये आपका फाइनल मॉडल अब बना है जिसको आप इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। बिफोर वी गो टू द इंटरप्रिटेशन, लेट्स डिस्कस द लास्ट टेस्ट। वो इतना मुश्किल नहीं है, वो क्या है जी आपका, वो है आपका फंक्शनल मिक्स स्पेसिफिकेशन। आप एस्टीमेट में जाएंगे, एस्टीमेट में जाकर आपने AR टर्म को निकाल देना है यहाँ से। फंक्शनल मिक्स स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द डायनामिक मॉडल, डायनामिक मॉडल के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, स्टैटिक मॉडल के ऊपर अप्लाई होती है। तो कुछ लोग फिर यूं भी करते हैं कि ऑटो कोरिलेशन से पहले फंक्शनल मिक्स स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी भी है। इन दोनों में आप यू कैन गो फॉर द स्विचिंग दैट यू विल परफॉर्म द स्टेशनरिटी, मल्टी, हेट्रो, मिक्स स्पेसिफिकेशन एंड देन ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, जो मर्जी करना चाहें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द डायनामिक मॉडल, ओके करें जी। इसको मॉडल आ गया, लेकिन इसमें ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। व्यू में जाएंगे, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक, और उसमें राम से रीसेट। स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक, व्यू स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक, राम से रीसेट।
सर ये कौन सा टेस्ट है? फंक्शनल मिसस्पेसिफिकेशन। फंक्शनल मिसस्पेसिफिकेशन। ओके करें जी इसको, ये लेंगे ओके कर दिया। वहां पर वो कहता है कि नंबर ऑफ फिटेड टर्म बताएं सर कि व्यू कितनी के बाद फिटेड। क्या था? व्यू व्यू स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक राम से रीसेट। नंबर ऑफ फिटेड टर्म बताएं जी, कितनी फिटेड टर्म डालनी चाहिए। दो। ये फिटेड टर्म जो होती है ना, ये बेसिकली पता क्या होती हैं, ये बेसिक की प्रोबेबिलिटी, ये दिस प्रोबेबिलिटी आंसर इज इनसिग्निफिकेंट। इफ इट इज इनसिग्निफिकेंट तो ये सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि देयर इज नो इशू ऑफ द मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल। कहाँ से उठाया सर ये? वो प्रोबेबिलिटी एफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या वैल्यू लिखी है सर? 0.8426। सर प्लीज रिवाइज द स्टेप्स अगेन। ये तो इनसिग्निफिकेंट है सर। हाँ ठीक है। यस। तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गई। If it is insignificant, so it means that there is no problem of the misspecification. ठीक है? व्यू में जाएंगे, स्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक, राम से रीसेट, लैग दो इंक्लूड करें, ओके करें, ये वाली वैल्यू। ठीक है जी? तो ये अगर आप ए आर टर्म को डाल के राम से रीसेट करेंगे ना, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम करे। राम से रीसेट दो ओके, ये देखिए इसने कुछ सिग्निफिकेंट बना दिया है। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। इसका मतलब है कि इसमें फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का भी इशू है, तो अगर वो इशू है तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, फिर वो WLS और GLS के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकाल के आपने इसको चेक करना। सर इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्या सिग्निफिकेंट, ये मतलब ये प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंट आ गई मींस और इसको जरा इंटरप्रेट करते हैं। अब इसको इंटरप्रेट तो करना है ना, ऐसे नहीं छोड़ देना। लें जी, मॉड्यूल आ गया, यार वो चेंज ही करते रहते हैं। ये आपका मॉडल आ गया, और अब जरा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखते जाएंगे जी इसको। एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। आर स्क्वायर को हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से, दिस इज योर आर स्क्वायर, ये जी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और दीज आर योर वेरिएबल्स, इनमें से जो कांस्टेंट है उनको हाईलाइट करते हैं। क्या ये कांस्टेंट है? सॉरी, क्या ये सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो आप 90% के ऊपर उसको ले सकते हैं। देन यू हैव टू राइट अ लाइन बिफोर ऑन द डाउन साइड ऑफ द टेबल कि आई हैव टेकन दिस वेरिएबल ऑन द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। फुटनोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ये। ठीक है, तो वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा अगर इसको लेना चाहते हैं तो। ओके, फिलहाल हम नहीं लेते। हाँ जी, ये आपके सारे वेरिएबल सिग्निफिकेंट हैं। ऑल दीज वेरिएबल आर सिग्निफिकेंट। तो चलें जी, अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। हाँ जी, डीवी क्या है आपका? इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। ठीक है, और ये आपके आईवीज हैं, सी छोड़ देंगे। आरओए इनसिग्निफिकेंट, नो इंटरप्रिटेशन। लेवरेज इनसिग्निफिकेंट, नो इंटरप्रिटेशन। आए जी डीपीओ पे आए। हाँ जी, डीपीओ का आंसर है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव। सर जी ये नहीं लिखना था इनसिग्निफिकेंट का, लिखे ही ना। लिखे ही ना, छोड़ दें, लिखे ही ना, छोड़ दें। ठीक है, डीपीओ का सिग्निफिकेंट पॉजिटिव, इसका मतलब है कि रिग्रेशन की, इफ आई विल गो फॉर द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिग्रेशन, तो क्या होता है जी कि 1 यूनिट इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट रेशियो ब्रिंग्स 0.00039 यूनिट इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। पॉजिटिव है ना, तो इंक्रीज, पॉजिटिव है ना, इट इज पॉजिटिव, तो इंक्रीज इन द डीवी। 1 यूनिट इंक्रीज इन द आईवी ब्रिंग दिस मच परसेंट और यूनिट इंक्रीज इन द डीवी। ये तो होगी इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन। दूसरे की करते हैं। नहीं सर एक बात बताएं, ये सॉरी ये सिर्फ अच्छा ये सारी देनी होती है स्टैंडर्ड, सिर्फ ये नहीं देना होता कि फॉर द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन और रिग्रेशन सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट वेरिएबल। ओके, कम हियर। इनसाइडर शेयर होल्डिंग सिग्निफिकेंट नेगेटिव, क्या होगी इसकी? 1 यूनिट इंक्रीज इन द insider shareholding brings 0.127 unit decrease in the institutional shareholding.
Why decrease? Because it is negative. Negative. Next पे आएंगे NED. One significant negative. 1 unit increase in the non-executive director brings 0.0908 unit increase in the decrease in the institutional shareholding. And AR term is significant and positive. It means that autocorrelation problem does not exist. Or AR term is significant. The model is autoregressive. बस और ये स्टैंडर्ड एरर और टी स्टैटिस्टिक की इंटरप्रिटेशन करनी इनकी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है. And the explanatory power of the model is 42.72%. That's it. एंड लिखेंगे एंड ये आज Explanatory power of the model is 42.27%. बस ये यहाँ पे आपकी डिस्कशन क्लोज हो जाएगी. हमने लफ्ज बोला एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी पावर ठीक हो गया जी. ओके ये तो हो गई ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन जो कि आपको मैंने बताई, जो कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट इन द थीसिस, जो कि आपने पेपर में नहीं लिखनी होती. अगर आप ये लिखेंगे कहीं पेपर भेजेंगे वो कहेंगे भाई ये तो मुझे ही पता है, ये क्यों हो रहा है, ये तो बताओ ना जरा, व्हाई, व्हाट इज द रीजन. अभी एक मेरे पास मैंने पेपर एक भेजा था, उसने मेरे पेपर को लिताड़ के भेजा है रिव्यूअर ने, वो सिग्निफिकेंट पॉजिटिव. तो आप लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशन विल प्रेफर दोज कंपनी विच हैव द हाई डिविडेंड पे आउट रेशियो. Institution will prefer those company for the investment in which dividend payout ratio is high. Why high? Positive. Institution will prefer those company for the investment in which dividend payout ratio is high. आए जी insider shareholding पे आए. Institution will prefer those company for the investment in which insider shareholding is लेस. low. उसकी वजह यह है कि जब फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं है तो वहां पर अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं. जैसे ये नवाज शरीफ लोग होते हैं, प्रेफर दोज कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन विच इनसाइडर शेयर होल्डिंग इज लेस. ओके लास्ट कौन करेगा जी इंटरप्रिटेशन एनईडी की? इंस्टीट्यूशन विल आप करें, आप जी, आप चेक शर्ट जी, हाँ इसकी लास्ट इंटरप्रिटेशन करें जरा. इंस्टीट्यूशन will prefer those companies which have less जी, non-executive. institution will prefer those company for the investment in which the non-executive director counting or number will be less. जहां पर non-executive director कम होंगे वहां पर उनको बेहतर तौर से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता. जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, हर मीटिंग में वो जाते हैं, हर बोर्ड में जाके बैठते हैं. वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके स्लीपिंग पार्टनर की तरह के होते हैं कि जिनका बस नाम यूज हो रहा होता है. ठीक है, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं कि जो डॉक्टर होते कोई नहीं है और एम ही अपनी वेबसाइट के ऊपर उनके नाम के साथ